आईएमएफ नहीं चाहता कि किसी भी मुल्क की बेहतरी हो। हमने खुद बेहतरी करनी होती है। 9,000 अरब रुपए हम सूद पे देते और हैं, नहीं अवाम चल कितनी सकता। जिम्मेदार है? मैं अवाम को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं समझता। अवाम ने जो फैसला कभी किया उसको माना नहीं किया। इस साल इन्फ्लेशन थोड़ी थी, अगले साल इसमें 7% तक जाएगी। तो गरीब तो होना है, फिर इसके लिए तो ज़हनी तौर पे तैयार रहें। इतनी चोरी दुनिया में कहीं भी नहीं होती जितनी पाकिस्तान में हो रही है। हुकूमत कुछ अच्छी चीज़ें भी कर रही है, होंगी नहीं वो। पाकिस्तान में कभी भी अच्छी चीज़ नहीं। पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी नहीं की, तो बड़ा शॉर्ट टर्म सोच लिया कि मेरा टाइम गुजर जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ दी ट्रूथ इंटरनेशनल। मैं हूं राबिया अली। पाकिस्तान का माली नया साल स्टार्ट होने वाला है और एक शोर हंगामा है कि इस साल बहुत ज्यादा रिलीफ मिलने वाला है आम आवाम को। मुसलसल ये शोर हम सुन रहे हैं। असल क्या है, आईएमएफ कितना इन्फ्लुएंस्ड होगा, इसकी बैक एंड पे हकीकत क्या चल रही है, इस सब पे मैं बात करूंगी आज। और हमारे साथ बात करेंगे अशरफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, जी, वेलकम सलाम। कैसे हैं आप? बस मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं चाहूंगी आप अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाएं। बस जी, मेरा जो कलमी नाम जिसको कहते हैं मीडिया में, मेरा नाम अशरफ मलखम है। ओके। जियो न्यूज़ हमारा एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए मैं काम करता हूँ। बड़े लंबे अरसे से मेरी ज़्यादा एसोसिएशन इसी ग्रुप से है, पूरे करियर में जो 35 साल के करीब है। उससे पहले इसी ग्रुप के साथ मैं दी न्यूज़ के लिए काम करता था। फिर जब टीवी शुरू हुआ, इन्होंने मुझे टीवी में हायर कर लिया, तो मैं आई ऑप्टेड, मैं लाहौर था कि मैं इस्लामाबाद, उसके बाद इस्लामाबाद हूँ। इस्लामाबाद भी आए तो नया-नया टीवी आया था, नया-नया मीडियम था, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हर बंदे की ख्वाहिश थी कि मैंने पार्लियामेंट कवर करनी है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को कवर करना है, मैंने प्रेज़िडेंट को कवर करना है। ओके, राइट। तो आई ऑप्टेड कि मुझे सबसे माठा जो सेक्टर था उस वक़्त के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे। तो कोई नहीं आ रहा था इधर। मेरी भी बैकग्राउंड फाइनेंस की नहीं थी। तो बस वहाँ से फाइनेंस की रिपोर्टिंग शुरू की 2002 से। राइट। तो अब चल रहा है बस। तो ये आपने ऑप्ट क्यों किया? ऑप्ट इसलिए कि तो मैं ज़्यादा, एक तो है कि मैं ज़्यादा एम्बिशियस पर्सन नहीं हूँ। ठीक है। दूसरे, पाकिस्तान में जो सियासत है, पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में, कि 80% झूठ होती है। ठीक है। 80% जो टीवी पे या मीडिया में बताया जा रहा है वो होता नहीं इनफैक्ट। ओके। तो आई थॉट मैं ये क्यों करूँ कि उसने कहा ना, फलां ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, प्रेसिडेंट ने कह दिया, फलां वज़ीर ने कह दिया। ये मैंने किया ही नहीं कभी फ्रैंकली। पूरे ओके, राइट। जर्नलिज़्म में मेरे से होता नहीं था। लाहौर में मैं था तो मुझे वहाँ द रिपोर्टर था दी न्यूज़ के लिए, जिसकी असाइनमेंट कोई नहीं होती। ओके। मेरा वहाँ पे रोल था इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। मुझे वहाँ थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि हर चीज़ तो इकोनॉमी से लिंक्ड है। हम्म। अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं चलता। आपकी गवर्नमेंट नहीं चलती, आपका बजट नहीं बनता, हालात ठीक नहीं होते। हर चीज़ लिंक्ड है इकोनॉमी से। तो मैंने सोचा इकोनॉमी को ही क्यों ना देखा जाए। वो दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत पैसा है। तो आपने कहा बस इसी के अंदर जंप इन कर देते हैं। बल्कि सर। एक जी। छोटा-सा इर्रेलेवेंट चीज़ है। जब यस मैंने प्लीज। टीवी की ट्रेनिंग हो रही थी कि टीवी में काम कैसे करना है, तो हमारा था कि नहीं, जो सच है वो लिखना है, सही कहना है, हम कह के रहेंगे, या असूल होना चाहिए, पॉलिसी होनी चाहिए। हमारा जो ट्रेनर था बड़ा सीनियर गोरा था कोई। उसने कहा, देखें जी, मैं दुनिया के हर टीवी चैनल के साथ काम किया। मैंने 7 वॉर्स कवर किए हैं। कोई दुनिया का बड़ा चैनल नहीं है जिसके लिए मैंने काम नहीं किया हो, लेकिन सच वाला टीवी चल नहीं सकता। राइट। लिहाज़ा आपकी पॉलिसी जो होनी चाहिए कि स्क्रीन कैसे रोशन रखनी है। स्क्रीन होगी तो उसके अंदर रहते हुए आप कुछ कर सकें। राइट। क्योंकि सच वाले को फंडिंग नहीं मिलती, इश्तिहार नहीं मिलता, किसी ना किसी जो बड़े सेक्टर है, खास तौर पे कॉर्पोरेट सेक्टर, जिसको अपन देख लिया कि इंडिया में सारा का सारा मीडिया कॉर्पोरेट सेक्टर ने हाईजैक किया। यस। हमने इराक पे हमला हुआ, अफगानिस्तान पे हमला हुआ, इसराइल पे जब भी हो रहा है, देखो वन साइडेड रिपोर्टिंग हो रही है। उसकी वजह ये नहीं कि टीवी रिपोर्टिंग करना नहीं चाह, उसकी वजह पीछे जो कॉर्पोरेट सेक्टर उनको फंडिंग करता है, वो वो इजाज़त नहीं देते। वो राजी नहीं है। वो इजाज़त नहीं, राज़ी नहीं, वो इजाज़त नहीं देते। राइट। वो कहते हैं वो दिखाना जो हमने चाहना है। तो लिहाज़ा बॉटम लाइन प्रिंसिपल है कि जो आपको स्पेस मिलती है, उसके अंदर रहते हुए सच बोलना है। सारा सच बोला ही नहीं जा सकता। आज कितना सच बोलेंगे आप हमारे साथ? फाइनेंस में एक थोड़ी-सी स्पेस होती है हम्म। कि सच बोला जा सकता है। कोशिश करेंगे सही पिक्चर अवाम को बताई जाए। राइट। सारा कुछ क्यों है, कौन ज़िम्मेदार है, कैसे इससे निकला जा सकता है, क्यों हमारी हालत नहीं सुधरती। हालाँकि दुनिया जहान कहती है कि पाकिस्तान इतना रिसोर्सफुल जगह है, हर लिहाज से, मौसम के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, टूरिज़्म के लिहाज से हम दुनिया के बेहतरीन ममालिक में आते हैं। जोग्राफिकल लिहाज से देखें, हमारी पोज़ीशन बड़ी अहम है। हम एक तरफ सोवियत ब्लॉक था किसी ज़माने में, एक तरफ इंडियन है। हमारी अहमियत हमेशा से रही है। अब चाइना की उभरती हुई ताकत आ गई है। चाइना के हम दोस्त हैं, चाइना की एक्सेस है जो समुद्र तक एग्जैक्टली, हमारे वो थ्रू है, हमारे इसलिए हम इम्पोर्टेंट हैं हमेशा से। हमें इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? ये एक बिग क्वेश्चन। बिग क्वेश्चन। सर, पाकिस्तान का जो माली साल आ रहा है और अभी बजट आने वाला है, 10 जून को एक्सपेक्टेड है कि अनाउंस होगा।
पाकिस्तान की हुकूमत कितनी आज़ाद है इस बजट को बनाने के लिए, या उसके पीछे भी कुछ ताकतें हैं, कुछ डोनर्स हैं जो कहते हैं कि हमारी मर्ज़ी से चलेगा? ताकतें नहीं कह सकते, उसमें एक ही इदारा है, आईएमएफ है। आईएमएफ क्यों है? आईएमएफ इसलिए कि हमने आईएमएफ से कर्ज लिया हुआ है। कर्ज क्यों लिया हुआ है कि आईएमएफ का कर्ज इतना बड़ी रकम नहीं होती फ्रैंकली। आईएमएफ से हमने जो अभी लेटेस्ट एग्रीमेंट चल रहा है जिसकी 2 किस्तें आ चुकी हैं तकरीबन $2.1 बिलियन की, तो वो उसके साथ और बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं। जब आईएमएफ के डिसिप्लिन में रहते हैं, हर मुल्क, हर इदारा जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाइना का एग्जिम बैंक है, इस्लामिक बैंक है, ये सारे समझते हैं कि ये डिसिप्लिन में है, इनकी इकोनॉमी से पैसे निकलते रहेंगे, ये रीपे करने की पोजीशन में है। तो जब आईएमएफ के अम्ब्रेला के नीचे आते हैं, तमाम इदारे आपके साथ लेन-देन करते हैं कंफर्टेबल होके। इसलिए हम उस प्रोग्राम में हैं। उस प्रोग्राम में आते हैं तो फिर हम पे बहुत सी पाबंदियाँ लगती हैं, शराइत होती हैं, उनकी बात मानना पड़ती है। एक ये भी हकीकत है कि दुनिया का कोई मुल्क आज तक आईएमएफ के प्रोग्राम में रह के तरक्की नहीं कर सकता। ओके। कोई भी, ये एक रिकॉर्ड बात है। तो हम पाकिस्तान कैसे करेगा तरक्की? पाकिस्तान कैसे? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल। ऐसी-ऐसी शराइत आती हैं, ऐसी-ऐसी बातें आती हैं कि जो हुकूमत मान तो लेती है, लेकिन उसके नुकसान बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, लंबे नुकसान होते हैं। इसलिए मजबूरी है, अभी आईएमएफ से आज भी मुलाकात होगी। हर चीज़ बजट में ये पहले तो नहीं कहना चाहिए, पहली दफ़ा हो रहा है कि आईएमएफ की इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो, बहुत सुबह ज़्यादा तक हो गई। चलेगी। इतनी इंटरफेरेंस आईएमएफ की पाकिस्तान की बजट मेकिंग में कभी नहीं। लेकिन क्यों इतनी ज़्यादा हो गई? हमारी रीज़न? पोज़ीशन वीक है। पोज़ीशन फाइनेंशियली वीक है? फाइनेंशियली वीक है। ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आईएमएफ कभी भी मेरिट पे फैसले नहीं करता है, वो आपको कभी नहीं कहेगा, मैं आपके सामने बैठ के कहता हूँ, आईएमएफ के फैसले कभी भी मेरिट पे नहीं होते। इसमें भी पॉलिटिकल कंडीशंस साथ होती हैं। जब पाकिस्तान ने एटमी धमाका किया 98 में, पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लागीं, पाकिस्तान की बुरी हालत हो गई। पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया। आईएमएफ पाकिस्तान को कर्ज नहीं दे रहा था। आईएमएफ कह रहा था, पाकिस्तान ने जाके अमरीकियों से कहा कि हमारी मदद करो, कि हम आपको हमें कर्ज ले दो, उनसे हमारी हालत थोड़ी बेहतर हो जाए, डिफॉल्ट के करीब हो गए थे। तो अमरीकियों ने कहा हमारा तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। पाकिस्तान का उस वक्त कोई जो सिस्टम है ठीक चल रहा था, इन्होंने कहीं से एक लेटर मैनेज कर लिया जो कि अमरीकी ट्रेजरी ने आईएमएफ को लिखा था। उन्होंने कहा ये देखें जी, लेटर ट्रेजरी ने लिखा हुआ है कि आईएमएफ को कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं देना। आप कहते हैं हमारा कोई रोल नहीं। उस पे वो बिल्कुल ही हैरान हो गए थे, पाकिस्तान ने ये कैसे कर दिया। लिहाजा ये भूल जाएं, आईएमएफ अमेरिका की मर्जी के बगैर कुछ कर देगा। ओके। हमेशा अमेरिका की मर्जी उसमें शामिल। अमेरिका क्या चाहता है? उस वक्त अमेरिका चाहता है कि न्यूक्लियर श्यूक्लियर का ड्रामा बंद करो, ताबेदार होकर बैठो। उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, जो हमने नहीं किया था। फिर किस तरह सर्वाइव किया, मार्शल लॉ लग गया, हालात ऐसे हो गए, अफगानिस्तान का 9/11 हो गया, 9/11 के बाद अमरीकियों के अफगानिस्तान में आना था, हमारी जरूरत बन गई। हमेशा ही हम जरूरत रहे किसी ना किसी की। सोवियत यूनियन ने अफगान में इन्वेड किया, अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ गई। 9/11 हुआ, अमेरिका को हमारी ज़रूरत पड़ गई। अभी चाइना के खिलाफ हो गया, अमेरिका ने कुछ करना, फिर हमारी ज़रूरत है। इस लेकिन तरह सिस्टम लेकिन चलता इस है। वक़्त पाकिस्तान का रोल जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है, उधर से हम मजबूर हैं हमेशा आईएमएफ के हाथों, और लेकिन इस वक़्त हमारे साथ चाइना भी खड़ा है। और इस वक़्त जो दफ़ाई सिचुएशन है पाकिस्तान की, वो एकदम से स्ट्रॉन्ग हुई है दुनिया के सामने। तो क्या आईएमएफ मज़ीद पाबंदियाँ लगाएगा? अभी आईएमएफ मज़ीद पाबंदियाँ लगाने की पोज़ीशन में नहीं है। पहले से जो पाबंदियाँ वो काफ़ी सख्त है। राइट। उसमें हमारी भी कुछ बेहतरी है, लेकिन हम किसी सियासी पसंद या नापसंद के बगैर, मैं कहूँगा, और जितनी भी आमराना हुकूमतें रही हैं, किसी ने कभी लॉन्ग टर्म नहीं सोचा। किसी में किसी एबिलिटी नहीं थी कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तान की पॉलिसी का सोचे। बड़ा शॉर्ट टर्म सोच लिया कि मेरा टाइम गुजर जाए, मैं अच्छा बन जाऊं, मैं आज के दिन रिलीफ दे दूं, कल जो होता है होता जाए। सियासी लोगों का होता है मैंने इलेक्शन लड़ना है। सियासी हुकूमतें 100% इलेक्शन के लिए काम करती हैं। पूरी दुनिया में होता है, लेकिन 100% नहीं होता। कुछ पॉलिसीज, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग टर्म होते हैं। पाकिस्तान में किसी हुकूमत ने लॉन्ग टर्म मनसूबाबंदी नहीं की। उसका नतीजा हुआ हमारी ग्रोथ नहीं हो सकी, ग्रोथ नहीं हुई, हमें कर्ज लेना पड़ा। कर्ज लेना पड़ा तो भी शायद आपको ज़हन में आया था, हमने जो साल अभी गुज़र रहा है 30 जून को पूरा होगा, इसमें जो कर्ज लिया हुआ है, उस पे जो हमने सूद की पेमेंट करनी, सारा कर्ज नहीं पे होना, सिर्फ सूद 9,000 अरब रुपए हम सूद पे देंगे। राइट। तो पाकिस्तान कैसे इंडिपेंडेंट होगा?
ये हमारी तकरीबन आधी इनकम से भी ज़्यादा बनता है जो सूद पे चला जाता है। तो कैसे पाकिस्तान कैसे इंडिपेंडेंट हो सकता है? अच्छा सर, एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही कि जब हम आईएमएफ के इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं, उसके बाद कोई भी हुकूमत कितनी आज़ाद होती है कि उनकी एडवाइसेज़ को माने या ना माने? क्या हमारे पास रिजेक्ट करने की ऑप्शन है? वही मैंने कहा है, डिपेंड्स कि आपकी जेब में पैसे कितने। जेब अगर में पैसे हमें होते हैं तो हम आईएमएफ के पास क्यों कई जाते हैं? दफ़ा आ जाते हैं ना अचानक। आप आईएमएफ के प्रोग्राम में चले गए, हर 6 महीने बाद किस्त आनी है, किस्त से पहले उनका जायज़ा मिशन आता है। अगर तो आपकी जेब तगड़ी है, पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा किया, 2 किस्तें नहीं छूटेगी कि हमने आपकी बात मान ली, प्रोग्राम खत्म। हुँ, ये दूसरी दफ़ा होगा, शायद तीसरी दफ़ा, कि हम आईएमएफ का प्रोग्राम पूरा करेंगे। हर किस्त उसकी लेने के लिए हर शर्त मानेंगे। लेकिन अब कर्ज़ों का बोझ इतना हो गया है, हुँ, अगले साल में हमने शायद 20 या 21 अरब के करीब बैरूनी कर्ज़े देने हैं। हुँ, तो कहाँ से आएँगे? वो आईएमएफ से आएँगे, आईएमएफ के साथ वर्ल्ड बैंक आएगा, वर्ल्ड बैंक के साथ एडीबी आएगा, एडीबी के साथ आईएफआईज़ दूसरे सारे आएँगे। उसके लिए हमें आईएमएफ की हर बात माननी पड़ेगी। हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं है। अब क्यों नहीं है, ये एक अलहदा हाँ, डिबेट है, राइट। लेकिन फिलहाल हमारे पास चॉइस कोई नहीं है। जो आईएमएफ कहेगा हमें करना पड़ेगा। नहीं करेंगे अगली किस्त नहीं मिलेगी, किस्त आईएमएफ की नहीं मिलेगी, वर्ल्ड बैंक की फंडिंग आ रही है वो रुक जाएगी, एडीबी की फंडिंग आ रही है वो रुक जाएगी, फिर हमारे लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। सर, आपकी बातों से ना मुझे तो बहुत नाउम्मीदी महसूस हो रही है। ये जो अब माली साल में बजट आएगा, क्या इससे आम आदमी मज़ीद गरीब हो जाएगा, महँगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, मज़ीद बेरोज़गारी आएगी? कोई होप है इस बजट को लेके? इसमें मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। पिछले साल हमारा जो टैक्स वसूलियों का टारगेट था वो तकरीबन 13,000 अरब रुपए था। वो हमें पूरा होता नजर नहीं आ रहा। हम इतने टैक्स नहीं दे सकते, इकट्ठे नहीं कर सकते। अगला साल जो शुरू हो रहा है 1 जुलाई से शुरू होगा, उसमें उस टैक्स वसूलियों के हदफ को 14,000 अरब रुपए से ज्यादा, 14,300 की बात हो रही है। अब उसमें कहाँ वो रुकता है कहाँ नहीं रुकता देखते हैं, लेकिन 14,000 अरब रुपए आपने और मैंने टैक्स देना है। राइट। कहाँ से देंगे? हुँ, नहीं दे पाएंगे। पिछली दफा पिछले सालों में इन्फ्लेशन 39% तक गई है। किसी की इनकम 39% नहीं बढ़ी। बिल्कुल ऐसे अब जब हम टैक्स 14,000 देंगे, इसके अलावा नॉन टैक्स रेवेन्यू भी खासी बड़ी रकम मांग रहे हैं। मजमूई तौर पर वो कह रहे हैं तकरीबन 14,000 ये होगा, 19,000 अरब तक पाकिस्तान की इनकम होनी चाहिए। इसका मतलब 5,000 अरब और भी आएगा। दो किस्म के टैक्सेस होते हैं, एक टैक्स जो एफबीआर इकट्ठा रेवेन्यू दो किस्म का है, इसको टैक्स रेवेन्यू कहते हैं, जो एफबीआर इकट्ठा करता है। तो राइट। नजर आ जाता है आपके बिजली के बिल में, गैस के बिल में, हर जगह पे आता है। दूसरा नॉन टैक्स है, जो टैक्स तो नहीं होता लेकिन पैसा वो हमारी जेब से निकलता है। वो क्या है? वो है जी, फर्ज करो पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल इस वक्त जो सेल हो रहा है, हर लीटर पे आप 78 रुपए 78 रुपीज टैक्स देते हैं, जो टैक्स रेवेन्यू नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट को, एक बंदा जो 1 लीटर पेट्रोल खरीदता है, 78 रुपए वो गवर्नमेंट को देता है। बिल्कुल। दिस इज टू मच। बहुत बड़ी इनकम है। इसमें मजीद इजाफा होना है। जब आपका तेल महंगा होगा तो हर चीज महंगी होगी। इस साल इन्फ्लेशन थोड़ी थी, अगले साल इसमें थोड़ा इजाफा हो जाएगा, 7% तक जाएगी। तो गरीब तो होना है, फिर इसके लिए तो ज़हनी तौर पे तैयार रहें। गवर्नमेंट इतने पैसे तो नहीं दे सके। जो 78 रुपीज़ टैक्स है, इसमें भी वो हमारी इत्तला के मुताबिक उसको 100 रुपए तक पर लीटर कर दिया जाएगा। ओके। अगर इंटरनेशनल मार्केट से तेल की कीमतें गिरी, जो कि गिरेंगी, उनका फ़ायदा पाकिस्तानी अवाम को नहीं होगा। जितनी कीमत गिरती जाएगी, उतनी उसके टैक्स लेवी बढ़ती जाएगी। राइट। इससे हट के एक नया टैक्स और आना है, जिसको कार्बन लेवी कहते हैं, कि पाकिस्तान के जो मौसमी तब्दीलियों के असरात है, उसको भी कहते हैं 2 से 3% टैक्स लगाओ। आईएमएफ ने कहा हम भी कर्ज देंगे, लेकिन कर्ज में हम पैसे नहीं देंगे आपको। हुँ। आपकी प्रोजेक्ट बनाओ, उसके अगेंस्ट हम आपको पैसे दे देंगे। फलां फलां प्रोजेक्ट है, और जो मौसमी तब्दीली के जो इम्पैक्ट है, जो उसके असरात है, उससे निपटने के लिए होगा, लिहाजा वो भी एक टैक्स के साथ आपको भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कहते हैं हम भी पैसे देंगे, आप भी कंट्रीब्यूट और करेंगे। वो भी अवाम की पॉकेट से ज़ाहिर जाएगा। है, ज़ाहिर है जी। तो अवाम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या होप है? अवाम के लिए आपके पास क्या होप है? क्या तनख्वाहदार के लिए सुना है कि उसके लिए रिलीफ होगा इस नए टैक्स में माली साल में? सियासी गवर्नमेंट की कमजोरी होती है, वो करती थोड़ा है, दिखाती ज्यादा है। राइट। अब जब हुकूमत को पता है कि आईएमएफ की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, हुँ, और वो इस साल जो हमारा टैक्स वसूली का हदफ था 13,000, वो नहीं पूरा हो रहा, उसमें वो 1,000 अरब का मजीद इजाफा चाहते हैं। इस टारगेट को थोड़ा 600 रुपए कम करके 12.5 के करीब कर दिया था। मतलब कि 12,500 अरब हम इकट्ठा नहीं कर सकेंगे, बड़ी मुश्किल से हम 11.5 12 के करीब करीब इकट्ठा करेंगे। राइट। अगले साल 14 अरब कैसे इकट्ठा करेंगे? कहाँ से आएगा? तो अवाम को उम्मीद कहाँ से होगी? एक बड़ी बात चल रही है, हर टीवी चैनल दिखा रहा है, हर अखबार लिखता है, आईएमएफ एग्री कर गया,
मुलाज़मीन की तनख्वाहों में इज़ाफ़ा होगा, बराए नाम होगा, बराए नाम होगा। यहाँ पे आके मैं अपनी हुकूमत को ज़िम्मेदार समझता हूँ। अब देखिए जो टैक्स दे रहा है उस पे टैक्स की शरह बढ़ाते जाते हैं। जो नहीं दे रहा उसको कोई पूछने वाला नहीं, उसकी छूट है। ठीक है? मैं बहुत दफ़ा कहा है, बार-बार कहा है, पाकिस्तान का एक बड़ा तबका है जो दुकानदारों का जिनको कहते हैं, बिल्कुल। वो बिल्कुल टैक्स नहीं देते। हुँ, उनको कोई नहीं पूछता, आइंदा भी नहीं पूछा जाएगा। हुकूमत कमज़ोर है, डरती है, वो हड़ताल कर देते हैं, शटर डाउन करके सड़कों पे आ जाते हैं, हुकूमत कमज़ोर है। कुछ हुकूमत उनके साथ हमदर्दी का रवैया भी रखती है। पाकिस्तान के डॉक्टर देख लें कितनी फीसें देते हैं, एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान के वकील कितनी फीसें लेते हैं, करोड़ों में लेते हैं, कोई बंदा टैक्स नहीं देता, हुकूमत उनको पूछ नहीं सकती। जिसकी तनख्वाह 50,000 बढ़ के 51,000 होती है, उस पे तो टैक्स आ जाता है। राइट। लेकिन जो एक केस की वकील 2 करोड़, 3 करोड़, 10 करोड़ तक भी फीस लेते हैं कि वकील ने 1 अरब रुपए भी फीस ली है, उसको आप नहीं पूछ सकते। हुँ, हुकूमत डरती है उनसे। डॉक्टर के पास चले जाए इस्लामाबाद में 10,000 रुपए तक फीस लेता है डॉक्टर एक पेशेंट की। 100-100 मरीज को रोज देखता है। यस। उससे कोई नहीं पूछ सकता। वकीलों को कोई नहीं पूछ सकता। कभी हड़ताल करते हैं, सड़क पे आ जाते हैं। दुकानदारों को कोई नहीं पूछता। दुकानदारों की 2 चीजें हैं, एक तो उनकी जो शटर डाउन की ताकत है उससे डरते हैं। दूसरा जो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत है, इसका रवैया ताजरों के साथ हमेशा से दोस्ताना रहा है। वो नहीं उनको तंग करती। वो समझता है कि हमारा वोटर है, हमने इनको नाराज नहीं करना, खा उसकी कोई भी कीमत पे करनी पड़ जाए। वो कीमत क्या होती है? जो ऑलरेडी टैक्स नेट में है, सबसे ज्यादा सैलरी वाले हैं। हुँ, उसके बाद जो क्योंकि उनकी ऑटोमेटिक कटती है। हमारा वो हुकूमत कुछ नहीं काट के कर पैसे सकते। देती है, उन पे सबसे ज़्यादा जिस वक़्त पेमेंट हुई है दूसरे नंबर पे मेरा ख़्याल 436 अरब इस दफ़ा तक 11 महीने तक आई, 10 महीने तक फिगर्स के मुताबिक तनख़्वाहदार तबके ने 436 अरब रुपए टैक्स दिए। राइट। ताजरों के लिए जो ताजर 2 स्कीम आई थी, हुँ, उसमें बड़ी राहतें दी गई थी, उसमें 50 लाख टैक्स था, सिर्फ़ 50 लाख। सिर्फ़ 50। माय गॉड! अब देख लें। अच्छा, हमने हुकूमत को कहा कि वो आम लोगों के से इस तरह टैक्स इकट्ठा करती है और यहाँ मजबूर है, यहाँ नहीं। लेकिन हुकूमत जब आम तनख्वाहदार मुलाज़मीन की बात आती है तो कहती है कि उनकी तनख्वाह बढ़ाने के लिए आईएमएफ से इजाज़त लेनी पड़ेगी। ऐसे ही। दूसरी तरफ हमने देखा कि पार्लियामेंट में 300% तनख्वाहों का इज़ाफ़ा किया गया। यहाँ क्यों हुकूमत मजबूर हो जाती है? और यहाँ क्यों नहीं होती आईएमएफ के हाथों? सादा लफ्ज़ों में तो यही कहूँगा जी बड़ा खुला तज़ाद है। हाँ जी, है तो। जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं उनको तनख्वाह में इज़ाफ़े की ज़रूरत नहीं होती। पाकिस्तान की एलीट क्लास से होती है, 90%। लेकिन अगर आप दुनिया के साथ इस तरह क्या करो, दुनिया के साथ पाकिस्तानी हुकूमत ना हुँ, दुनिया के साथ कंपेयर करती है। लेकिन पाकिस्तानी दुनिया में पॉलिटिशियन का जो पार्लियामेंटेरियन है, उसका किरदार क्या है? पॉलिसी पे बात करता है, वो पॉलिसी गाइडेंस देता है, उस पे डिस्कशन करता है, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू के बाद कोई पॉलिसी बनती है। हमारा पार्लियामेंटेरियन पार्लियामेंट में आता ही नहीं। हुँ, जो उसकी ड्यूटी है उसको नहीं करता वो। उस करता क्या है? वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र मेरे हलके में फलां लगा दो, फलां कर दो, हुँ, फलां कर दो, मुझे इतने फंड्स दे दो, मुझे तरक्याती स्कीमें चाहिए, स्कीमों के साथ फिर ठेकेदार शामिल होता है, ठेकेदारों में कमीशन होता है। देख कोई सियासतदान पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, जो सियासत में आने के बाद गरीब हुआ। उसकी दौलत बढ़ती जाती है। उसको तो आपने सैलरी बढ़ा दी, नहीं बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि वो काम ही नहीं करता। जो उसकी ड्यूटी है वो नहीं करता। मुलाज़मीन की सैलरी बड़ा वैलिड चीज़ है, इसमें अगर ऑन मेरिट बात करें पार्लियामेंटेरियन की सैलरी में ज़्यादा बजट फ्रैंकली इन्वॉल्व नहीं होता, हुँ, क्योंकि तादाद थोड़ी है। ओके, मुलाज़मिन की सैलरी में बहुत बड़ा बजट शामिल होता है, ज़्यादा पैसे ओके, चाहिए, ऑन मेरिट तो ये है। राइट, लेकिन आप देखें, कंपेयर करें पार्लियामेंटेरियन का लाइफ़स्टाइल, आम आदमी का लाइफ़स्टाइल, तो उसकी तनख्वाह नहीं बढ़नी चाहिए। मॉरली अखलाकी तौर पर एक जो बहुत अमीर आदमी है, वो हुँ, 4000 सीसी की गाड़ी में फिरता है, वो 10 लाख रुपए का सूट पहनता है, 5 लाख रुपए का जूता पहनता है, वो मिनरल वाटर पीता है या इम्पोर्टेड पानी पीता है, उसकी तनख्वाह असूलन तो नहीं बढ़नी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन तनख्वाह बढ़ानी होती है, इंटरनेशनल पार्लियामेंट से कंपेयर करते हैं जी, यूके में इतनी सैलरी है, अमेरिका में इतनी सैलरी है, उधर फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं, लेकिन वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे आम आदमी की इनकम क्या है, वो कोई नहीं बोलता। बिल्कुल। आम आदमी के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स नहीं है। ये हमारी क़यादत की मैं कहूँगा एक ना मुनाफ़िकाना पॉलिसी है, जिसको राइट, हर हुकूमत ने कंटिन्यू किया। क्यों? ये उनकी मजबूरी है वरना फिर उस पार्लियामेंट। क्लास को खुश रखना है। दूसरा वो है ही वो, हुँ, अपने लोगों को। अपने लोगों खुद ना सारे हैं ना जी, सारे आपस में जुड़े हुए हैं। अब तो पाकिस्तान में इस क्लास की आपस में रिश्तेदारियाँ हो गई। राइट, दे आर लाइक अ फैमिली। हुँ, बल्कि मैं पिछले दिनों किसी से पूछ रहा था, बजट से रिलेटेड नहीं है। ये हमारे जितने भी इंडिपेंडेंट सर्वेज़ हैं, वो कहते हैं इस वक़्त डॉलर की कीमत जो पाकिस्तान में है, वो 235-40 रुपए फ़ी डॉलर होनी चाहिए। राइट, लेकिन हम 280 पे फिर रहे हैं, उसको मज़ीद बढ़ाएँगे। हुँ, मैंने कहा, "यार ये क्यों हो रहा है?" उसने कहा, "भाई उसने चंद नाम लिए, हुँ, पाकिस्तान के बड़े नाम,
उसने कहा उनकी इनकम डॉलर में पड़ी है, इसलिए डॉलर की कीमत कम नहीं हो सकती। आपकी किसी को फिक्र नहीं है। जिनकी इनकम सेविंग डॉलर में पड़ी है वो 1% भी नहीं होंगे पाकिस्तान के। वो ही हुकूमत कर रहे हैं। हम्म। उनके मुफादात को नुकसान नहीं पहुंच सकता, बाकी 99 भेड़ बकरियां हैं उनकी, खैर यही हुआ। ये एक सख्त बात है, लेकिन ये एक हकीकत है, सच ये ये, वो सच है सच है। हाँ, जो बिकता नहीं हाँ। है। अच्छा सर, पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली जंग का सामना किया। दफा के लिए पहले ही हमारा बहुत ज्यादा बजट का हिस्सा चला जाता है। हर साल इस पे शोर होता है कि दफा के लिए इतना बजट का हिस्सा चला गया। अब तो हालात मजीद सख्त हैं। दुनिया का जो सिनेरियो है वो भी ऐसा बन रहा है कि जंग की तरफ मुल्क लग रहा है कि जा रहे हैं। इस साल बजट में दफा के लिए कितना रेशो निकलेगा या कितना पोर्शन होगा? क्या मजीद दफा के लिए बजट बढ़ाया जाएगा? देखिए जी, हमारी एक जो सिविल सोसाइटी है दफा पे तनकीद बहुत करती है, मैं उनसे इतफाक नहीं करता। राइट। हम इस तरह की सूरत में है, हमारा जो वेस्टर्न साइड का अफगानिस्तान साइड है, तो बॉर्डर हमारा काफी सालों से कंफर्टेबल है। यस। टेररिज्म हो रही है, बिल्कुल। हमें आए रोज उस पर अखराजात करने पड़ते हैं। पाकिस्तानी फौज पिछले, मैं कहता हूँ 2000 से लेके मुसलसल हालत जंग में है। 2000 साल से लेके मतलब 22-23 साल हो गया, हम मुसलसल हालत जंग में है। राइट। उसके अखराजात आते हैं बड़े। मैं आपको क्लियरिटी से बताता हूँ कि अगर पाकिस्तान की फौज इतनी मजबूत ना होती, वेस्टर्न लोगों ने, अमरीकियों ने दाइश को पाकिस्तान में धकेल देना था। पाकिस्तान का हशर लीबिया शाम जैसा करना चाहते हैं, इराक जैसा करना चाहते हैं, और उस चीज को बचाया तो पाकिस्तानी फौज ने ही बचाया। राइट। लेकिन पाकिस्तान की फौज पे तनकीद क्यों होती बहुत होती। पाकिस्तानी फौज का सियासी रोल है, इसको लोग पसंद नहीं करते। अब आगे मौजूदा हमारी इंडिया से वॉर हुई है और कुछ नहीं हुआ, उसमें मिसाइल तो चले हैं, उसमें जहाज तो चले हैं। जहाज तो चले हैं, हाँ। जो मिसाइल चले हैं वो जाया भी हो गए, अब नए भी बनाने हैं, उस पर खर्चा तो होना है। इन सूरत हाल में पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि दफा पे खर्च ना बढ़ाए, मजबूरी है। नहीं बढ़ाएंगे, आपका पड़ोसी जो मशरकी साइड पे भारत बैठा है खा जाएगा आपको। बल्कि जो वॉर सिर्फ सिंपल वॉर नहीं थी, बड़ा खौफनाक मनसूबा था। अगर आपको याद हो, उसी दिन अफगानिस्तान से 70+ लोग सुसाइड बम्बर्स पाकिस्तान में एंटर हुए थे, जिनको पाकिस्तान ने बहुत इंटेलिजेंटली हैंडल करके सबको मार दिया। उनका था कि इधर फौज को एंगेज करो, इंडिया की साइड पे अफगानिस्तान पे दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल कर दो, पाकिस्तान में आग लगा दो पूरे। नौज बिल्ला, उनका प्रोग्राम यही था। उसको हैंडल तो फिर जो भी हो पाकिस्तान आर्मी ने किया ना जी। बिल्कुल बेशक ऐसे हमने ही। जितना भी उसको तनकीद करें सियासी रोल पे, दोनों बॉर्डर्स को हैंडल करना, इतना लंबा बॉर्डर दुनिया में किसी मुल्क का नहीं, राइट। हैंडल तो किया जी। अब जो असला इस्तेमाल हुआ है, जो जहाज चले हैं, जो मिसाइल फायर हुए हैं, उनकी रिप्लेसमेंट तो आनी है। जो नुकसान हुआ है वो भी डैमेज तो होगा, कुछ ना कुछ। कुछ मिसाइलों ने पाकिस्तान को हिट भी किया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा एसेट कोई तबाह नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल वॉर का एक नुकसान तो होता है, उसका इम्पैक्ट आता है, उसके लिए दफा का बजट चाहिए। अभी तक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें 18% इजाफे की बात चल रही है, लेकिन वो काफी नहीं होगा। वो काफी नहीं होगा। 18, पिछले साल जो पाकिस्तान का दिफा का बजट था जी, वो 2122 अरब रुपए था, उससे एक्सीड किया है। ओके। मेरा ख्याल है 2400 अरब के करीब करीब है। उसमें 18% की अभी तक तजवीज है, लेकिन वो भी काफी नहीं होगा, उसमें इजाफा करना पड़ेगा। उसमें पाकिस्तान की IMF से बड़ी बहस हो रही है बाकायदा। हम अपनी जरूरत बताते हैं, हमारे दो साइडों पर दुश्मन बैठा है, बिल्कुल। इधर भी पीछे ईरान के साथ भी हमारे हालात अच्छे नहीं, आजकल थोड़ी सी बिल्कुल। बेहतरी आई है, लेकिन ईरान की इस बॉर्डर से भी कुछ ना कुछ कभी ना कुछ होता रहता है। तो इन हालात में पाकिस्तान के दफाई बजट में कम करना या इसको ना बढ़ाना, स्टेट, मैं हुकूमत नहीं कहता, रियासत अफोर्ड नहीं कर सकते, करना पड़ेगा। उसकी कुर्बानी वही बकरा अवाम वो ही आवाम देगी। को देते। तो सर, हुकूमत क्या करेगी बजट को मजीद बेहतर करने के लिए? टैक्सेस किस तरह कलेक्ट करेगी कि सिर्फ उसमें तनख्वाहदार मैंने तबका जो है वो ना उसमें मैंने पिसे? अर्ज कर दिया ना जी, हुकूमत कुछ अच्छी चीजें भी कर रही है, राइट। होंगी नहीं वो। पाकिस्तान में कभी भी अच्छी चीज नहीं होती, सिरे नहीं चढ़ते, नीयत ठीक नहीं होती, या दिखाने के लिए कर देती है, पता प्रैक्टिकली हो नहीं सकती। एक चीज चल रही है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिजिटाइज किया जाए, उसकी जो ब्लैक इकोनॉमी है उसको खत्म करके ऑन पेपर इस पे लाया जाए, इसको कागजी दस्तावेजी शक्ल दी जाए। जरूर देनी चाहिए, पूरी दुनिया में है। अभी एक स्कीम आ रही है कि जो लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए, डेबिट कार्ड के जरिए या ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए खरीदेंगे, उनकी निस्बत जो लोग नकद अदायगी करके खरीदेंगे, उनके लिए पेट्रोल 2 से 3 रुपए महंगा कर दिया जाए, उन पर टैक्सेस 2% ज्यादा बढ़ा दिया जाए। ये अच्छी बात है, होना चाहिए।
लेकिन पूरे पाकिस्तान में आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हर जगह क्रेडिट कार्ड्स चले, हर जगह बैंकिंग से आपकी और पेमेंट। आपका ताजिर इतना आज़ाद है कि वो कहता है कि मैं इस ताजर तरह तो की कभी नहीं, ट्रांज़ैक्शन करता ही नहीं हूँ, ताजर तो मैं कभी सिर्फ़ नकद पैसे नहीं, 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 लेता वो हूँ। ये नहीं कहता। ताजर तो जब पीटीए की हुकूमत थी, ताजरों ने कराची के कोर कमांडर के दफ्तर में बैठ के फिजिकल हुए चेयरमैन एफबीआर के साथ। हुँ, इतने वो पावरफुल, उसको तो छेड़ नहीं सकते आप। उस ताजर से टैक्स इतनी कमजोरी से आप नहीं ले सकते अनलेस तमाम सियासी जमातें, तमाम एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे होके फैसला करके ताकतवर होके नहीं खड़े होती, ताजर से टैक्स नहीं ले सकते आप। वैसे तो दुनिया में कोई भी टैक्स खुशी से नहीं देता, लेकिन इतनी चोरी दुनिया में कभी कहीं भी नहीं होती हुँ, जितनी पाकिस्तान में हो रही है। अगर हुकूमत पाकिस्तान, रोज इश्तेहार आते हैं, सिगरेट के सेक्टर में 300 रुपए की चोरी हो रही है, साल हर साल से हो रही है, कोई नहीं रोकता। ताजर नहीं टैक्स देते। कम से कम 1,000 अरब रुपए का टैक्स ताजरों से लिया जा सकता है अगर ईमानदारी से सारा कुछ देखा जाए। ये आईएमएफ वगैरह आते हो कहते हैं यार आप सारा दिन रोते हो हम गरीब हैं, शाम को किसी रेस्टोरेंट में जाओ लाने लगी होती हैं, बैठने को जगह नहीं मिलती। कहते हैं हम नहीं मानते आपकी आवाम इतनी गरीब। ये सच है। इस्लामाबाद के, कराची के किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाए वहाँ लाइनें लगी होती हैं, टैक्स 2 रुपए देने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो ये हुकूमत की कमजोरी है और और इसकी मुसलसल वजह हुकूमत। भी ये है कि अवाम को हुकूमत पर ट्रस्ट नहीं है कि हम टैक्स देंगे तो क्या हमें ये कहाँ-कहाँ ये रिलीफ़ भी मिलती है, ये नहीं भी एक मिलती। बहुत बड़ी वजह है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन नहीं है। अब टैक्स दे के तो देखें, हुँ, पहले टैक्स दें, फिर पूछें भी हमारे टैक्स का क्या दिया। यार अब टैक्स देने को तैयार नहीं है, पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं टूटे फूटे हॉस्पिटल जो भी चल रहा है, चल तो रहे हैं ना जी। बिल्कुल, अभी जो दफा हमने किया है, ये किया तो है ना जी, जी, इसी पैसे से हुआ है। ये बहुत बड़ी प्राइस है जो जंग की अवाम को मिली है, वरना इंडिया का जो प्लान था आपका हशर नशर करके रख देता। ट्रू, तो ये चीजें तो लोगों को देखनी चाहिए कि टैक्स दे के फिर पूछें कि हमारे लिए क्यों नहीं कुछ। राइट, आपका राइट है, हुँ, लेकिन पहले तो ना पूछें जी, हुँ। कुछ ना कुछ तो हो रहा अच्छा, आईएमएफ की हम दोबारा से बात करते हैं। आईएमएफ डिफरेंट रिफॉर्म्स लेके आता है और टैक्स रिफॉर्म्स, एनर्जी रिफॉर्म्स आ रहे हैं। उनका क्या इम्पैक्ट होता है? वो क्या है? उसकी थोड़ी-सी डिटेल्स आम लोगों को है। सम बाकी शोबों की तरह वो भी एक नाकाम कहानी है। जैसे अच्छा, हमने अर्ज किया, मैंने जो पाकिस्तान के बजट से रिलेटेड शोबे हैं, खासतौर पे एफबीआर, फाइनेंस मिनिस्ट्री वगैरह, इसको देखना शुरू किया 2002 से जी। राइट। उसी वक्त इस्लाहात का सिस्टम चल रहा था एफबीआर में। हुँ, इस्लाहात क्या थी कि हर बंदा टैक्स दे, हुँ, दस्तावेजी शक्ल में लाना है पाकिस्तान की इकानमी को, आज तक नहीं आई। उसके लिए आईएमएफ से कर्ज आते हैं, मुसलसल आते हैं, वो कर्ज खाए पिए जाते हैं। कोई भी जब प्रोजेक्ट बनता है बेहतरी का, पहली चीज क्या होती है? 100 गाड़ी खरीद लो, दफ्तर खरीदा। हम गरीब मुल्क है, हमारे दफ्तर देखें इस तरह के रेनोवेटेड हैं, करोड़ों रुपए लगता है एक एक दफ्तर की रेनोवेशन पे, सारे पैसे उधर ही चले जाते हैं। रिफॉर्म्स ना होनी है, ना एफबीआर की मशीनरी में इतनी सख्त है, ना वो चाहते हैं कि रिफॉर्म्स लाए, ना पाकिस्तान की कारोबारी कम्युनिटी या दूसरे तबके रिफॉर्म के लिए तैयार हैं, वो भी नहीं चाहते। आईएमएफ को दिखाने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है, उसके पैसे दो दो चार साल में खाए जाते हैं, फिर दूसरा प्रोजेक्ट आ जाता है, आईएमएफ भी खुश है, वो भी चाहिए जाता है, वो कभी नहीं चाहते। एक देसी मिसाल है ना जी, कर्ज देने वाला कब चाहेगा मेरे से कर्ज लेने वाला ताकतवर हो जाए? उसका तो कारोबारी कर्ज देना है, उस पे सूद खाना है उसने। अगर उससे हुँ, उधार लेने वाला अमीर हो गया, उसका कर्ज लेना बंद हो गया, उसका तो कारोबार गया। आईएमएफ नहीं चाहता कि किसी भी मुल्क की बेहतरी हो, हमने खुद बेहतरी करनी होती है। आईएमएफ से क्या मांगता है? आईएमएफ कहता है आपके मुल्क में करप्शन बहुत है, हुँ, जो हुकूमती मलकीती इदारे हैं, अभी तो थोड़ा सच में कुछ कमी है, लेकिन फिर भी 1200-1300 अरब रुपए की उसमें पैसे जाया गए हैं, जो करप्शन की वजह से गए हैं। आईएमएफ कहता है उनको बेच दो। हम हर साल प्रोग्राम बनाते हैं, कौन से इदारे हैं? पाकिस्तान स्टील थी, साल हर साल तक उसको हमने चलाया, बगैर वजह के चलाया, लॉस में चलाया, बेच नहीं सके। अब उसको स्क्रैप कर दिया, इसका कुछ नहीं हो सकता, डिसमेंटल करके जगह के इस्तेमाल कर लो, जाया हो गया। ये है, हम साल हर साल से बेचने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ, नहीं बेच पा रहे। और बेशुमार इदारे हैं इस तरह, रेलवे हम मुसलसल आपके लॉस में है, हैवी इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह आपके लॉस में है, जो जो हमारी गैस कंपनीज है, दोनों दो कंपनियां दोनों लॉस में है। हमारा पावर सेक्टर कोई 2700 अरब रुपए के करीब गर्दिशी कर्ज हुआ है, हमारे लाइन लॉसेस सबसे ज्यादा है। आईएमएफ कहते हैं इनको प्राइवेट कर दो, इनको आप निकल जाओ हुकूमत है। हम नहीं निकल पा रहे, निकलते हैं तो वो जो यूनियन हमारे है अपने पावर से फ़ायदे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो खत्म हो जाता है। जो एक दफा कोशिश हुई थी कि जो पाकिस्तान की बिजली की तकसीम कर कंपनी है इनको प्राइवेटाइज कर दो, यूनियन आ जाती है। यूनियन इतनी स्ट्रांग है, उसके साथ सियासी पार्टी मिली होती है। पीए के साथ माजरत से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी, नून लीग ने कोशिश की इसके बेच दे, पीपल्स पार्टी ने सपोर्ट किया, एहतजाज हुआ, 2 लोग मरे, प्रोजेक्ट खत्म।
पीपल्स पार्टी ने कोशिश की कि बिजली के इस महकमे को प्राइवेट कर दें। नून लीग ने सपोर्ट किया, लाहौर से हज़ारों की तादाद में जुलूस निकला, गवर्नमेंट डर गई, प्रोजेक्ट खत्म। डरते किसी को हाथ नहीं लगाते। अपोजिशन होती है, बिला सोचे समझे कि हुकूमत का हर जो चीज फैसला में छलांग पाकिस्तान लगा के देती है। मुफाद में है कि गलत है, उसने उसकी मुखालफत करनी है। ये यस। ट्रेंड हमें ख़त्म करना होगा और हमें चलाना है। हमें बिजली के महकमे के नुकसानात रोकने होंगे। एक देखिए, कई दफ़ा यकीन करें रबिया, रोना आता है इन पे। हमारे पास बिजली इस वक्त हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है। यस। साल पहले तक कैंपेन क्या चल रही थी? बिजली बचाओ, बिजली बचाओ। बिजली। अल्लाह के बंदो, आपके पास ज्यादा बिजली पड़ी है, वो बिजली पड़ी है जिसके पैसे आपने बगैर इस्तेमाल किए उन कंपनी को देने हैं। हम्म। इसको इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों आप रात को दुकानें बंद करते हो? क्यों आप लोड शेडिंग करते हो? बेचो बिजली ज्यादा से ज्यादा, तो आपको कुछ ना कुछ मिले। उसमें नुकसान क्या होता है? गवर्नमेंट बिल नहीं ले पाती, चोरी हो जाती है, उसको नहीं रोक सकती, लाइन लॉसेस हो जाता है, उसको नहीं बेहतर कर सकती, हमारा सिस्टम बिजली पैदा ही नहीं कर सकता। इस गवर्नमेंट को यकीन करें, इसी चीज में डिसमिस कर देना चाहिए, फारग कर देना चाहिए। अब इसी वक्त हमारी जो एवरेज बिजली की जरूरत है, एवरेज की बात करता हूँ, जी। गर्मियों में 27,000 मेगावाट होती है, सर्दियों में 8-9 हज़ार मेगावाट होती है। एवरेज की 17,000 मेगावाट के करीब हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट है साल में। हमारे पास 42,000 बिजली पड़ी है। आपने क्यों बनाई भाई? हम्म। आपने क्यों इतनी ज्यादा बिजली बनाई जिसकी जरूरत नहीं थी? अगर जरूरत है, आपका सिस्टम 24,000 मेगावाट से ज्यादा, 24,500, इससे ज्यादा बिजली ट्रांसमिट ही नहीं कर सकता, सारफ तक पहुंचा ही नहीं सकता। पहले उस सिस्टम को ठीक करते। अब मेगा एक्स्ट्रा बिजली बना के बैठे हुए हैं, उसकी कीमत आप कंपनियों को दे रहे हैं, कंपनी अरबों रुपए, सैकड़ों अरबों रुपए कमा रही है, पैसे आपकी जेब से जा रहे हैं। आसान है, कोई लॉस हो गया, बिल में डाल के रिकवरी डाल दो। अब भी ऐसा ही होगा, हो रहा है, मुसलसल हो रहा है। तो बेहतरी कहाँ से आएगी? हम रिफॉर्म के लिए कहते तो हैं, ये भी कहते हैं हमारे फायदे में। एफबीआर जो डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन हमें देता है, हमारे फायदे में इस वक्त हमारे फायदे में है। राइट। वो सामने आके नहीं कहते कोई ऐसी चीज जो किसी हुकूमत के खिलाफ हो, वो पीछे छुपी चीजें होती है। लेकिन यार, ये रिफॉर्म करना, बिजली चोरी रोकना, हुकूमती महकमों में करप्शन रोकना, ओवर स्टाफिंग रोकना, ये तो हमें करने चाहिए। हम नहीं कर पाते। कमजोर हुकूमतें, नालायक की आदत, ये काम नहीं कर। सर, इतनी मैं तो होपलेस हो गई हूँ और मेरा ख्याल है जो ये प्रोग्राम सुनेंगे उनकी भी दिल पे काफी बुरी ये गराह गुजरेगी हमारी गुफ्तगू। कैसे होप होप क्या है? है? कोई होप? एंड पे हम किस तरह निकलेंगे आईएमएफ से? किस तरह तरक्की करेंगे? आईएमएफ से तो आज निकल सकते हैं। आज निकल सकते हैं। आईएमएफ से हम मिलता है जो प्रोग्राम मिलना $7 अरब का। राइट। पाकिस्तान 2 साल अपनी करप्शन रोक ले, 2 साल ऐसे मंसूबों के लिए फंडिंग बंद कर दे जिनकी जरूरत नहीं। एक चीज हमने टच नहीं कि हर बजट में तरक्याती स्कीमें होती हैं, होनी चाहिए। तरक्याती स्कीमों का मतलब ये नहीं होता सड़कें नालियां ये वो बन रहे हैं, उसके साथ पैसे की तकसीम होती है, पैसा मार्केट में आता है, लोगों तक पहुंचता है, होनी चाहिए। लेकिन कितने मंसूबे हैं जरूरत की बुनियाद पे बनते हैं? कितने मंसूबे में सियासतदान अपनी मर्जी से बना लेते हैं, उसका पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता। एक बहुत पहले एक स्कीम हुई थी, कम्युनिटी सेंटर्स बने थे, लंबे चौड़े पैसे मुल्क भर में उस पर लगे। अब हर कम्युनिटी सेंटर या तो खत्म हो गया, या उसमें वहां के लोकल इन्फ्लुएंशियल जो भी हैं, सियासतदान के, और उसके डेरे बने हुए हैं। पैसे गवर्नमेंट ने खर्च किए, सबको पता था ये हो रहा है। अभी भी बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हर साल हुकूमत बनाती है, आईएमएफ हर साल रोकता है कि ये सियासी बेस पे प्रोजेक्ट्स ना बनाओ, हर साल बनते हैं सियासतदानों को खुश करने के लिए। उसमें क्या होता है? एक तो उसने हल्के में जाके फीता काट के फोटो बनानी होती है। उससे अगले बड़ी साल फिर चीज वोट मिलता है। उससे बड़ी चीज वोट प्रोजेक्ट स्कीमों से नहीं मिलता। बिल्कुल क्लियर है, अच्छा। वोट बयानियों से मिलता है। जितना पीटीए बयानिया ने कितना स्ट्रॉन्ग। काम किया था? पीटीए ने कोई बड़े काम नहीं किए थे, नाकाम गवर्नमेंट थी इमरान। आज वो पॉपुलर है, उसका बयानिया बिक रहा है। जो सियासतदान के साथ प्रोजेक्ट में सबसे अहम चीज होती है, वो कमीशन होता है ठेकेदार के साथ। कहाँ से सियासतदान दिन ब दिन अमीर होते हैं? उन्हीं ठेकों से होते हैं। उसको हुकूमत नहीं रोक सकती। बहुत इस पे तनकीद भी हुई, मीडिया ने भी कहा, आईएमएफ ने भी कहा, इस साल भी पैसे रखे जाएंगे उनके लिए। राइट। नाम उसको क्या दिया? सोशल एक्शन प्रोग्राम। कैसे कैसे फ्रॉड हमारी क्यादत जानबूझ के नोइंगली के जो गलत करती है, तो वहां उम्मीद कहाँ से आएगी? हमारी जो 47 से लेके आज तक हम हर शोबे में पीछे गए हैं, हर शोबे में हम पीछे गए हैं। तो जिम्मेदार फिर क्यादत हुई ना, खा वो सियासतदान थे, खा वो ब्यूरोक्रेसी की गवर्नमेंट थी, खा वो आमरीत थी, सब जिम्मेदार हैं। पाकिस्तान बहुत बदकिस्मत मुल्क है जिसको और क्यादत नहीं अवाम मिल कितनी सकी। जिम्मेदार है? मैं अवाम को बिल्कुल जिम्मेदार नहीं समझता जी। हम्म। अवाम ने जो फैसला अगर कभी किया, उसको माना नहीं गया। थोड़ी सियासी बात हो जाएगी,
अवाम ने फातिमा जनाह को मुंतखब किया था, किसने फैसला माना? किसी ने नहीं माना। अवाम ने 71 में शेख मुजीबुर्रहमान को मुंतखब किया था, किसी ने फैसला नहीं माना। अवाम ने 77 में भुट्टो के खिलाफ तहरीक नफाज मुस्तफ़ा चलाई थी, किसी ने नहीं माना। जब वो तहरीक कामयाब हो गई, भुट्टो साहब इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हो गए, बीच में मार्शल लॉ आ गया। राइट। अब अगेन थोड़ी सी रिसेंट हॉट गुफ्तगू है, लोग पसंद नहीं करते। 2024 के इलेक्शन में लोगों ने पीटीआई के लिए वोट दिया था, ये किसी ने उनका फैसला नहीं माना। जब अवाम के फैसले नहीं माने जाते तो जिम्मेदार कैसे हो? थैंक यू सो मच सर। ऑल्दो ये पॉडकास्ट हमारी काफी परेशानी एंडिंग जो है होपलेस हो रही है, लेकिन मैं आपको दोबारा से इनवाइट करूंगी आफ्टर बजट, और बिल्कुल, हो सकता है उसमें हम कोई होप लेके आ सके अपनी आवाम के लिए, अपने अल्लाह लोगों करे के जी, लिए। अल्लाह ऐसा हो करे, कि हम कुछ अल्लाह खुशी खुशी एंडिंग कर रहे अल्लाह हो। करे। और आखिरी हमारे एक नोट कह दूं, जी प्लीज। जब तक जिम्मेदारी उसको नहीं मिलती जिसके पास इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार किसी और के पास है, जिम्मेदारी किसी और के पास है, फैसले कोई और करता है, मानने किसी और को पड़ते हैं। जब तक ये निज़ाम खत्म नहीं होगा, बेहतरी नहीं आ सकती। इसी बात पे एंडिंग लेते हैं। थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं दोबारा बजट के ऊपर, बजट आने के बाद। अल्लाह हाफिज।